हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू फाइबर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए वर्ण विचार, जो आपको पिछले क्लास में क्या बताया था कि वर्ण विचार के बारे में पढ़ाया था, तो आज का जो आपका क्लास होने वाला है वर्ण विचार पर आधारित होने वाला है। ठीक है, तो जो वर्ण विचार है उसके प्रीवियस ईयर VBI क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप दरोगा, बिहार पुलिस दरोगा का बात करें, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका जो फोनोलॉजी है यानी वर्ण विचार है उससे रिलेटेड बहुत सारे VBI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपको प्रीवियस ईयर के जो भी आपके VBI क्वेश्चन है, जैसे आप वर्ण विचार आप अगर पढ़ लेते हो, ये सारे MCQ देख लेते हो, तो आप हिंदी में आप क्या करोगे, हिंदी में अच्छे नंबर के साथ बिहार दरोगा को पार कर लोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है, सारा बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बताइए। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, पूरा फोनोलॉजी बढ़िया से बता दिया, वर्ण विचार बता दिया। तो आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि भाषा की जो है वो सबसे छोटी इकाई क्या होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द होगा, व्यंजन होगा, स्वर होगा या वर्ण होगा? बताइए क्या होगा। सबसे इजी प्रश्न, क्या होगा बेटा? वर्ण होगा। तो राइट आंसर मेरा क्या होने वाला है? डी होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है? वर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्णमाला कहते हैं बेटा, वर्णमाला किसे कहते हैं? मैंने आपको क्लास में क्या बताया था? चलिए देखिए, शब्द समूह को वर्णमाला बोला जाता है, या वर्णों के संकलन को वर्णमाला बोला जाता है, या शब्द गणना को वर्णमाला बोला जाता है, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को बोला जाता है? बताइए क्या होगा, वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं हम? वर्णमाला बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर हो जाएगा डी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से, क्वेश्चन को आपको क्या करना है? बढ़िया से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अक्सर आप प्रश्न को बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो आप वर्णमाला में हमेशा गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है। पढ़ते हैं कि निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? कंठ से निकलने वाली ध्वनियां कौन सी है? चलिए देखते हैं। क, ख, य, र, ल, च, ज, ट, न। बेटा जब मैं यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कंठ ध्वनियां कौन सी है, तो आप क्या करना ना, उच्चारण करना है। आप बढ़िया से अगर उच्चारण करोगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि किसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में सारा चीज बताया कि आपको क वर्ग में कहाँ से उच्चारण होता है, ट वर्ग का कहाँ से होता है, प वर्ग का कहाँ से होता है, ये सारा बताया। तो आप क्या करो कि एक बार उच्चारण करके देख लो। क, ख, य, र, च, ज, ट, न। आपको कहां से पता चला कि कंठ से कहां हो रहा है? तो बेटा क और ख का जो उच्चारण हो रहा है, इन ध्वनियों का जो उच्चारण हो रहा है वो हमारा कंठ से हो रहा है। कहां से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। तो आपको क्या करना, पहले उच्चारण करके दिमाग लगाना कि कहां टच हो रहा है, क्या हो रहा है, कहां से आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन है। बेटा मूर्धन्य व्यंजन के बारे में बात कहा जा रहा है। तो ग और घ, ग, घ, देखिए कहां से आवाज आ रही है, कहां टच हो रहा है। ज, झ, ड, ढ, ड, ढ, कहां सट रहा है? कहां सट रहा है? जीभ कहां टच हो रहा है? जीभ टच कर रहा है मूर्धा को, मूर्धन्य। यानी ये मूर्धन्य व्यंजन है। क्या? ड और ढ। जब आप उच्चारण करोगे ड, ढ, तो जीभ कहां टच हो रहा है? मूर्धा पर। यानी ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है बेटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड और ढ, यानी सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य स, य, ग, ज। बेटा नाक से, ठीक है, नाक से जो ध्वनि आ रहा है, जो आवाज आ रहा है, वह कौन सा है? इसमें से कौन सा वो व्यंजन है जो नासिक व्यंजन होगा? तो जब आप पढ़ोगे, उच्चारण करोगे, तो उच्चारण करके देख लो। मूर्धन्य स कहां कहां टच हो रहा है? तो भाई ये तो नासिक नहीं है। य, उसके बाद ग, ग कहां भीतर से आवाज आ रहा है? ज, ज कहां हो रहा है? तो आप देखो यहां पर यह जो है वह हमारे
नासिक व्यंजन होगा। क्या होगा? नासिक व्यंजन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। बेटा याद करो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में बताया क्या था? बताया था कि द्वित्व व्यंजन के बारे में। और आपने अगर क्लास को बढ़िया से पढ़ा होगा तो आप इजीली मार लोगे और 1 नंबर पक्के कर लोगे। तो क्या क्या इसमें से द्वित्व व्यंजन किसे बोला जाता है? तो देखिए, यानी अगर हम द्वित्व व्यंजन का कुछ उदाहरण देख लेते हैं, इससे आपको साफ पता हो जाएगा। यानी जिस व्यंजन का उच्चारण या फिर लिखित में अगर हम लिखते हैं तो वो 2 बार हुआ होगा। यानी कैसे? एक बार होगा वर्ण सहित और एक बार होगा वर्ण रहित। अगर हम बात करें जैसे यहाँ च का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपका स्वर रहित है। क्या है? स्वर रहित है ना, स्वर रहित है। और ये च क्या है? ये च स्वर सहित है, स्वर सहित है। अर्थात इस च में क्या है? इस च में च और अ है। ठीक है, अब द्वित्व व्यंजन का बात करते हैं। तो द्वित्व व्यंजन में क्या है? जैसे उ आधा च, यानी इस व्यंजन का उपयोग 2 बार हुआ है, एक बार स्वर रहित और एक बार स्वर सहित। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आएगा उच्चारण में, तो वो हमारा द्वित्व व्यंजन होगा। अब जैसे हमको लिखना है, क्या बताइए? जैसे आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ यहां पर दिल्ली, देख लो। दिल्ली में क्या लिखा हुआ है? आधा ल और फिर ल में दीर्घी ली, दिल्ली। तो यहाँ यानी जिस व्यंजन का उच्चारण 2 बार हुआ हो, रिपीटेशन हुआ हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर सी, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है स मुदिनस दंतस ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी व्यंजन। बेटा क्वेश्चन को देखो और फिर अपने से उच्चारण करने का कोशिश करो। क्या है? तालिबस्स, मुदिन्नस्स, दंतस्स ह। जब आप उच्चारण करते हो तो आप क्या होता है कि आपके मुंह में संघर्ष होता है, थोड़ा सा ज्यादा आवाज चाहिए, तो उसमें क्या होता है? ये होता है आपका संघर्षी व्यंजन। राइट आंसर सी, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मैंने आपको पढ़ाया था, बताइए जल्दी से फटाक करके। क्या है? 50, 51, 52, 53। बताओ क्या होगा राइट आंसर? बेटा राइट आंसर हो जाएगा सी, 52। हिंदी में मूलतः टोटल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी? 52 है। अब 52 कैसे है, ये खंड करके आप एक बार देख लेना, या स्किप करके चले जाना, उस वीडियो पर देख लेना। सबको वर्गों में बांटा गया है, आप उससे देख सकते हैं कि ये 52 आया कहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञ जो है वर्ण की किन वर्णों के संयोग से बना है? अब यहां पर आपको क्या देखना है? जो ज्ञ है वो ज्ञ बना कैसे, किसके संयोग से ये ज्ञ बना है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये जो ज्ञ है किनके संयोग से बना है। तो देखिए यहां पर ज और य, ज और य, ज और ध, ज और न। ठीक है, तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि ज और क्या, य, ये मिलके बना है ज्ञ। ठीक उसी प्रकार अगर आपको पूछा जाए कि छ, हुक छ कैसे बना है, तो आप क्या लिखोगे बेटा? क्या होगा वो? क हो जाएगा और स, ये मिलके बनता है हक छ। ठीक है, याद रखो, ये सब बहुत बीबीआई होने वाला है आपके लिए। तो ज्ञ किस वर्ण से मिलकर के बना है, किस संयोग से बना है? तो आपका हो जाएगा क्या? स्वर रहित ज और य मिलके बना है क्या? इसके संयोग से बना है ज्ञ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है?
संयुक्त व्यंजन कौन सा है? मैंने आपको बताया था, याद करो, द्र होगा, ज्ञ होगा, अंग होगा या हर्षई होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो संयुक्त व्यंजन होगा मेरा वह हो जाएगा ज्ञ। क्यों होगा ये आप जब आप क्लास करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो को क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां पे पिन कर दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हुक्ष वर्ण किसके संयोग से बना है? चलिए अभी मैंने आपको बताया, स्किप कर दूं या आप कमेंट करोगे? ठीक है, तो आप क्या करो, ये बहुत इजी प्रश्न है और इससे पहले जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि हुक्ष हुक्ष जो है वो किन किन क्या किनके वर्ण संयोग से बना है? तो अभी आपको बताया जस्ट क और स से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? अब आप कमेंट करो कि स्वर कितने हैं। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि इसमें से कौन स्वर है और कौन व्यंजन है। तो बताइए स्वर, कौन स्वर है? और आपसे पूछा है नहीं है, आपको क्या खोजना है? नहीं है, स्वर नहीं है अर्थात क्या होगा? व्यंजन होगा। तो इसमें से आपको खोजना क्या है? व्यंजन कौन है? तो ये भी क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। बेटा ये देखो, ये आपका क्या है? ये आपका व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है? व्यंजन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन स्वर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बेटा मैंने आपको खंड खंड बताया था कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, उसमें से द्वितीय व्यंजन क्या क्या होगा, सारा डिटेल में बता चुका हूं। तो आप इजीली बता दो, ठीक है, कि हिंदी में वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी है? चलो 33 है। कितना है? 33 है। चलिए यानी 33, राइट ऑप्शन नंबर सी 33। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला आपके सामने है कि किसी वर्ण में हलंत का उपयोग या प्रयोग किया जाता है भाई कब? किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, बताइए। हलंत यानी क में क्या लगाएं? हलंत। स में क्या लगाएं? हलंत। इसी का पूछ रहा है आपसे कि ये हलंत का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, देखिए, ह की ध्वनि के लिए करते हैं, या नाक से उच्चारण के लिए करते हैं, या नाक और मुंह के उच्चारण के लिए करते हैं, या वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा डी बेटा, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। अर्थात क्या समझे आप? जब मुझे वर्ण रहित लिखना है तो हमें क्या होता है? ये क्या है? स्वर रहित है। तो आपने देख लिया कि जब मुझे हलंत का प्रयोग करना होगा, जब मुझे हलंत का प्रयोग करना रहेगा, अर्थात यह स्वर रहित होगा। क्या होगा? स्वर रहित होगा। इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, यानी इसमें स्वर का प्रयोग नहीं होगा, स्वर का प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए जो है वर्ण को बिना स्वर का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्णों का सार्थक समूह को क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, शब्द कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या संज्ञा कहते हैं? तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा शब्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें आकाश का, ठीक है, ठीक है, आकाश के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम लिखते हैं आकाश या कोई भी नाम ले लो, जब हम लोग लिखेंगे तो यानी क्या बता रहा है कि व्यवस्थित, क्या बता रहा है? देखिए वर्णों का, यानी वर्ण को तोड़ेंगे, ठीक है, वर्ण को तोड़ेंगे तो हम क्या पाएंगे? आ जोड़ क जोड़ आ, स जोड़ अ, तो हो जाएगा क्या? आकाश।
यानी जब इन वर्णों को व्यवस्थित क्रम में सजाते हैं तो कुछ मीनिंग निकलता है, कुछ अर्थ निकालता है। वो आकाश हो गया। जब आ जोड़ क जोड़ आ जोड़ स जोड़ अ को जोड़ेंगे तो ये आकाश हो गया। यानी इन वर्णों को जब व्यवस्थित क्रम में जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, कोई शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है, कोई शब्द बन जाता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए आपके सामने है कि अ है, बेटा अ है, क्या है, अ क्या है, एक स्वर है, एक व्यंजन है, एक अयोगवा है, एक अंतस्थ है। क्या है, तो अ जो है एक स्वर है, राइट आंसर ए एक स्वर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है प व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूं, आप उच्चारण करके देखो एक बार। क्या उच्चारण करके, प उच्चारण करो आप मेरे साथ, प। जब आप प का उच्चारण करते हो आपको क्या पता चल रहा है, प। तो ये दोनों होठ जो है ये आपस में क्या हो रहा है, चिपक रहा है ना, प। अब बिना होठ को मिलाए आप प बता उच्चारण करके दिखा दो, बताओ एक बार करके देखो मेरे साथ, कैसे करोगे, प आ रहा है ना। यानी बिना होठ को मिलाए आप प बोल के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा, फिर मैं व्याकरण को चेंज कर दूंगा। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करके देख लो। ठीक है, तो ये जो प व्यंजन का उच्चारण स्थान है वो कहां से है, तो प कहां से, ओष्ठ से, कंठ तालु से या कंठ ओष्ठ से। तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ यानी होठ से। कहां से, होठ से। बिना होठ को मिलाए प नहीं बोल सकते। ठीक है, यानी प वर्ग में जितने भी है प फ ब भ म, यानी जो भी होठ आपस में मिल रहा है वो ओष्ठ के थ्रू मिल रहा है, अर्थात जो प व्यंजन का उच्चारण स्थान होगा ये ओष्ठ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है, बेटा कितने कुल व्यंजन है, तो 33 बी। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि त का उच्चारण स्थान होता है। अब देखिए जब त का उच्चारण करोगे, त बेटा उच्चारण करके देखो मेरे साथ, त जब उच्चारण करते हैं तो जीभ कहां सट रहा है, देखो गौर करो, त क्या, त थ। जब त वर्ग के जितने भी व्यंजन है जब आप उसका उच्चारण करोगे त थ द, कहां सट रहा है, कहां सट रहा है, कंठ से सट रहा है, तालु पे सट रहा है, मूर्धा पे सट रहा है या दंत से सट रहा है, बताओ क्या होगा, कमेंट करो फटाफट। ठीक है, आप बताओ कहां सट रहा है, आप उच्चारण करो पहले। क्या, त, बेटा दांत पे टच हो रहा है ना वो, त दांत का टच कर रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, दंत। यानी त वर्ग का जितना भी उच्चारण स्थान होगा यानी त थ द ध, ठीक है, ये कहां टच हो रहा है, दांत पे टच हो रहा है, अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी दंत। तो त का उच्चारण स्थान दंत, उच्चारण करके देखो। ठीक है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, आप उच्चारण करो और कोशिश करो कहां क्या टच हो रहा है। चलिए चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि स्वर संधि कितने प्रकार के, अरे भाई ये तो संधि वाला आ गया, चलो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा भाई, 5 लिख लेना। चलो ठीक है, अगला देखिए, अगला तो है ही नहीं। तो ये सारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन बताया ये प्रीवियस ईयर वीबीआई क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले जो है फोनोलॉजी को पढ़ो, फोनोलॉजी अर्थात वर्ण विचार, वर्ण विचार को बढ़िया से पढ़ो। उसके बाद आप ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मॉक टेस्ट के रूप में लगाते चले आओ, तो आपको पता चलेगा कि सर चुटकी में कब हिंदी क्लियर हो गया और आप दरोगा बनने का सपना भी कब पूरा कर लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप बोलोगे वाह गुरुजी आपने हिंदी में तो कमाल कर दिया। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करें और साथ में वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों का भी भविष्य अंधेरा से उजाला की ओर जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्यों, क्योंकि मेहनत हम खूब करते हैं, आपके लिए कंटेंट ऐसा ऐसा लाते हैं कि आप अपना सपना यूं ही पूरा कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।